नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। IND24 परिवार को भी मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एक ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। कहते हैं एक स्वस्थ समाज में ही विकास की सारी संभावनाएं छुपी रहती हैं। तो छत्तीसगढ़ स्वस्थ हो, समृद्ध हो, इसके लिए आपकी एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, जैसा कि ये विभाग का नाम ही है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो स्वास्थ्य के बारे में आज नहीं हजारों साल पहले से ही कई प्रकार की ऐसी हमारे पूर्वजों ने बातें कही हैं कि अगर निरोगी काया अगर हो तो हर काम आसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। हेल्थ इज वेल्थ भी बोला है। जी। तो ये विभाग जो है, जो गांव में रहने वाला सुदूर मजरा टोला में है उसके लिए भी उतना आवश्यक है जितना कि राजधानी में रहने वाला व्यक्ति है। उतना ही महत्वपूर्ण किसी संत के लिए है तो उतना ही सामान्य व्यक्ति के लिए है। तो ये विभाग एक बहुत ही लोक महत्व का विभाग है जी। और इसमें न केवल हम बीमारी को उपचार करते हैं, बल्कि बीमारी को आने से रोकने का अभियान, अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ तो उसकी फिटनेस संबंधी हम वेलनेस के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और लगातार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हम काफ़ी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी श्याम जी, जैसे आपने अभी चर्चा में एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वेलनेस। एक है कि हम जब बीमार हो जाएं, लोग बीमार हो जाएं तब वो उसका इलाज ढूंढें। एक हमारी जीवन शैली, हमारी जीवन पद्धति, जो हमारी पुरातन जीवन पद्धति थी, उसमें आयुर्विज्ञान था, आयुर्वेद था कि लोग बीमार ही ना हो, वो जीवन विज्ञान था। एक तो मेडिकल साइंस है और एक जीवन विज्ञान भी है, आयुर्विज्ञान भी है। मूलतः मेडिकल साइंस का मूल यही है कि लोग स्वस्थ रहें। निश्चित रूप से बीमार होंगे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, ये एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान सरकार इस दिशा में भी बहुत काम कर रही है, वेलनेस की दिशा में। तो जो आपने वेलनेस एक शब्द इस्तेमाल किया, छत्तीसगढ़ में वेलनेस की दिशा में कितना काम किया जा रहा है? देखिए, वेलनेस के लिए दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो ऋतु अनुसार भोजन, जो आयुर्वेद के माध्यम से हम पूरे देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक अभियान चलाए, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य की उसमें जांच हुई। हमारा देश जो है, प्रदेश जो है, पूरे देश में हम पहला स्थान भी आए उसमें। तो उसमें हम ये भी सजेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपको आम खाना होगा तो दिसंबर में भी मिल जाएगा जी। लेकिन दिसंबर में आम खाने का मतलब है कि हम बीमारी खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। बेमौसम फल, बेमौसम सब्जियां और जो दैनिक दिनचर्या है उसको लेकर भी हम समय समय पर अवेयरनेस करते हैं। और फिटनेस के लिए, वेलनेस के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ को मिला है, जो देश के 3 राज्यों को मिला, उसमें से एक है। साथ ही साथ हमारे स्टेट बजट में भी हमने 4 योग और नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल हमने स्वीकृत किया है, ताकि लोग अपना जो बीमार नहीं होते हैं वो ऐसे लोग भी आकर वहाँ फिटनेस अपना करा सकें, वेलनेस ले सकें। इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तैयार करेंगे। जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबेसिटी को, एक मोटापे को एक गंभीर समस्या बताया और कहा कि यह तमाम बीमारियों की जड़ है और लोगों को इसका समय रहते प्रतिकार करना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा। यह भी फिटनेस का एक विषय है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से लिया है? देखिए, जैसा मैंने भी कहा कि हम जन जागरूकता अभियान के साथ साथ जो हमारे मितानिन हैं नीचे में, उनके माध्यम से हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जी नीचे ग्रामीण स्तर पर, उस स्तर पर और वहाँ से लेके टर्सरी केंद्र तक जी। सभी जगह हम लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से भी और लोगों के साथ बातचीत करके भी एक अभियान चलाया है कि कम तेल का उपयोग करें। और तेल ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देश को तेल के लिए कहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों ने लोगों को और भी ऐसे जो गरिष्ठ भोजन है जी नियमित समय पर भोजन है, जैसे 2 बजे रात, 1:30 बजे रात, 12 बजे रात कोई भोजन करेगा तो निश्चित रूप से उससे स्वास्थ्य खराब होगा। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी श्याम बिहारी जी, अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो इन दोनों के बीच में बहुत असमानता है। ये असमानता कैसे कम करेंगे? सुदूर अंचलों में भी सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी बहुत मजबूत हो, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या योजनाएं हैं और अभी तक जो किया है, एक आपकी समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल हम राजधानी या शहरी क्षेत्रों में ही स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ कर समग्र लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते। और जो हमारे दूरस्थ अंचल के क्षेत्र हैं, मोस्टली छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा जो उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ हैं, इन दोनों क्षेत्रों में भी बराबर होना चाहिए। और इस दिशा में हमारी सरकार, मैं आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि ऐसे दूरस्थ अंचल के 5 जिले जो बस्तर क्षेत्र के हमारा ये दंतेवाड़ा हो या सरगुजा जिले का जसपुर हो या मनेंद्रगढ़ हो या कवर्धा जैसा दूरस्थ क्षेत्र और जनजाति बहुल्य क्षेत्र हो या फिर जांजगीर चांपा जैसा अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत किया है और उसको अगले साल से हम चालू भी करने जा रहे हैं। उसके टेंडर्स हो गए हैं। साथ ही साथ जो सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं केवल रायपुर तक रह गई थी, तो हमने अगला सुपर स्पेशलिटी बिलासपुर में चालू किया है। और जगदलपुर में, चूँकि वहाँ जवान भी एयरलिफ्ट करके यहाँ लाए जाते हैं और आने जाने में बहुत समय लगता है, ऐसे में कई घटनाएं और हो जाती हैं और कई लोग असमय मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने चालू किया है। उसके साथ ही साथ सरगुजा में भी सुपर स्पेशलिटी स्वीकृत किया है। तो ये बड़े प्रकल्प तो हम किए हैं जी। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि एक उदाहरण जो चिंता गुफा, जी आप लोग इसको अच्छे से याद होगा कि नक्सलियों का ये गढ़ होता था बस्तर का, चिंता गुफा जी। वहाँ कभी गन की आवाज़ सुनाई देती थी। अब जो है हमारे उस दूरस्थ क्षेत्र के चिंता गुफा जैसे हॉस्पिटल को NQS सर्टिफिकेट, जो राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र होता है जी, उसको भी हम लोगों ने हासिल किया है जी। मैं अभी स्वयं बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, 7 में 6 जिलों का 3 दिवसीय प्रवास में गया था जी। और दूरस्थ अंचल का जो बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी मैंने गया और वहाँ भी देखा कि स्वास्थ्य सुविधाएं इन 20 महीने में हम काफ़ी सुदृढ़ किए हैं। जवांगा भी मैं गया था जी। तो आज नीचे पहुंचाने के लिए हम मेन पावर के बराबर भर्ती कर रहे हैं जी। 1000 सुपर डॉक्टर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 70% ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा है। अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी NHM के हमारे पद थे, चाहे डॉक्टर के हों या अन्य नर्सिंग स्टाफ के पद हों, लगभग हमने 1200 से ऊपर लोगों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग किया है जी। तो इस दृष्टि से आज हमारा स्वास्थ्य जो है नीचे तक पहुंच रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु उस दिशा में हम काफ़ी स्पीड से काम कर रहे हैं जी। अगर मैं आपसे एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट की बात करूं, ईमानदार स्व आकलन की बात करूं कि आप अपना खुद का एक निष्पक्ष आकलन करें, तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य नीतियां
नीतियां होती हैं हर जगह, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनका जमीनी स्तर तक पहुंचना और क्रियान्वयन होना। तो इस दृष्टिकोण में आप छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण में खुद को कहाँ पाते हैं, कितने संतुष्ट हैं अपने कार्य से? देखिए, ईमानदारी से आप बताने को कह रहे हैं तो मैं ईमानदारी से ही बता रहा हूँ कि ये विभाग एक ऐसा विभाग है, जी कोई भी मंत्री होगा जी जी कभी भी आने वाले फ्यूचर में भी वो पूरी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। जी और क्योंकि हम संतुष्ट हो गए मतलब हमारी काम पूरा हो गया। जी और मैं भी जब सेल्फ असेसमेंट करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार इसी विषय को लेकर हम नीचे तक हेल्थ सुविधाओं को पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 57 MMU दिए हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट। वो अभी 1 महीने बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ेंगी, उन बस्तियों के लिए जहां लोग हॉस्पिटल नहीं आ सकते, वहां डॉक्टर नहीं रहना चाहते, वहां पे सुविधाओं की कमी है। ऐसे 57 ब्लॉक के लिए एक एक पूरी सुविधा युक्त गाड़ी, उसमें जांच का भी व्यवस्था होगा, डॉक्टर्स भी होंगे, नर्स भी होंगे, दवाइयाँ भी देंगे। तो ऐसे जनमन योजना के तहत उन जनजाति बहुल क्षेत्रों में हम भेज रहे हैं। जी। आयुष्मान भारत एक क्रांतिकारी योजना है जिसने लोगों तक जो महंगी स्वास्थ्य सेवाएं थीं, जिनका निजी अस्पताल में एक गरीब व्यक्ति ये कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका इलाज हो सकता है, तो 5 लाख तक की इलाज की सुविधा दी है, उसकी राशि भी बढ़ाई है और एक बहुत बड़ी आबादी उसके कवर में है। तो आयुष्मान भारत योजना को लेकर तमाम ऐसी गड़बड़ियों की भी शिकायत आती रहती है। क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, कोई दो राय नहीं है, और चीज़ें समय से दुरुस्त होती हैं, लेकिन योजना बेहद कारगर है। आयुष्मान भारत को आप स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कैसी योजना मानते हैं? इसको क्या ये मानते हैं कि ये रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी योजना है? निश्चित रूप से ये योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी योजना भी है और इसे मैं तो कहूँ संजीवनी है। और यही कारण है, ये बताते हुए खुशी हो रहा है मुझे कि हमने कैशलेस इलाज में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और सबसे ज़्यादा कैशलेस इलाज करने का छत्तीसगढ़ का पहला रिकॉर्ड भी देश में रहा। और लगभग 2,500 करोड़ रुपए केवल इस योजना के तहत ही, आयुष्मान योजना के माध्यम से हमने पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान भी किया है। और बता दूं कि जब मैं स्वास्थ्य विभाग संभाला तो 1400 करोड़ रुपए की देनदारी थी पिछले सरकार की, और हॉस्पिटल वाले हाथ खड़ा कर दिए थे, बोले अब हम इलाज नहीं कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही सहृदयता के साथ 31 मार्च 2025 तक के सारे भुगतान के पैसे दे दिए, हम भुगतान भी कर दिए और अभी जुलाई तक का भुगतान हम इस हफ्ते चालू भी कर रहे हैं ताकि लोगों को ये सुविधाएं मिल सकें। निश्चित रूप से आपने जिन बातों का जिक्र किया क्रियान्वयन के लिए गड़बड़ियों का, तो मैं इससे भी इनकार नहीं करता, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है कि प्रदेश में हजारों हजार हॉस्पिटल हैं, कई लाख पेशेंट हैं। तो इसके लिए जो हमारी थर्ड पार्टी असिस्मेंट ये जो कंपनी है उसको भी हमने निरस्त किया है और नए उसको बुला रहे हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा विभाग इस योजना को लेकर सतत रूप से जागरूक है और हम लगातार इस पर मॉनिटरिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जी, अगर मैं आदिवासी अंचलों की बात करूं तो वहाँ कुपोषण और मातृ शिशु मृत्यु दर, ये 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो जिन पर छत्तीसगढ़ बहुत समय से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इन पर कौन सी योजनाओं के तहत आप काम कर रहे हैं? ये एक ऐसे चैलेंज हैं, जब आप हेल्थ के इंडेक्स आते हैं तो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं इनमें थोड़े निचले पायदान पर खड़ा दिखता है, क्या कहें? आपने बहुत सही कहा, मैं सहमत हूँ कि हमारे यहाँ जो कुपोषण है और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों हमारे औसत से हम काफ़ी इसमें पीछे हैं। और जब
इसका आंकड़ा हम उठाकर देखेंगे तो हम निचले पायदान पर निश्चित रूप से हैं, लेकिन केवल आंकड़ों में बोल दूं कि नहीं हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, तो हम अच्छी स्थिति में अभी भी नहीं हैं। लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करना, उसको ठीक करना, ये माननीय विष्णुदेव साय जी का भी लक्ष्य है और मेरा भी लक्ष्य है। तो इसके लिए हमने जो 3 बड़े जो प्रोग्राम हैं, एक तो जो एनआरसी है, जो बच्चे कुपोषित हैं उसको हम बड़े ही स्पीड से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जो दूरस्थ अंचल के क्षेत्र हैं उसकी विशेष मॉनिटरिंग हम कर भी रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरा जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है जी, तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्थागत प्रसव हैं वो सामान्यतः लोग घर में ही प्रसव कराने की परंपरा शुरू से रही है, उसको पूरी तरह से 100% संस्थागत प्रसव हो, ऐसी हम लोगों ने बड़ी कठोरता से इसको पालन कराने हेतु कहा है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बस्तर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 85% हम संस्थागत प्रसव कर रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में हम 100% तक लक्ष्य पहुंच गए हैं। दूसरा, जो मातृ मृत्यु दर के बड़े कारण हैं उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो अब पूरे प्रदेश का हम जो भी हमारी माताएं गर्भवती होती हैं उनका परीक्षण समय पर कर रहे हैं और उनकी एक लिस्ट पूरे प्रदेश की हम बना रहे हैं, मतलब बना लिए हैं, मतलब ये सतत रूप से चलता है जी। और उनको विशेष मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले हैं, और डिलीवरी पहले ही उनको भर्ती करके, जहां मान लीजिए कि नारायणपुर में 5 हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली माताएं हैं, तो उनको नारायणपुर जिला डीएच में हम रखेंगे। अगर लगता है कि वहाँ भी कोई दिक्कत आ सकता है तो उसको एडवांस में जो टर्सरी केंद्र हैं, जिससे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है या फिर रायपुर है, वहाँ हम रिफ़र करके बुला रहे हैं। ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में हम किए हैं ताकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो सके। जी, महंगा इलाज और महंगी दवाइयाँ, ये 2 ऐसी परिस्थितियाँ, खासकर महंगी दवाइयाँ, जब लोग सामान्य बीमारियों में, जिनमें वो अस्पतालों में नहीं जाते हैं और एक रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी दवाइयाँ लिखा लेते हैं, तो जब मेडिकल्स पे जाते हैं तो दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं। तो जन औषधि केंद्रों पर भी सरकार ने खासा फोकस किया है कि सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिल सकें। जेनेरिक जो दवाओं का एक प्रचार प्रसार सरकार ने अपने स्तर पर किया है, तो जन औषधि केंद्रों का विस्तार हो और सुदूर अंचलों तक पहुँचे, इसका भी ये आपके जेहन में है ये बात? जी, निश्चित रूप से है, क्योंकि जब हमारी सरकार बनी तो हमारे मैनिफेस्टो में ही है कि कम से कम हमको 1000 जन औषधि केंद्र खोलना है, और उस दिशा में काम करते हुए 350 से ऊपर जन औषधि केंद्र हम अभी प्रदेश में खोल चुके हैं। और हमारा लक्ष्य इस बार माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर तक 500 के जो लक्ष्य है जन औषधि केंद्र का, उसको पूरा करने का है, और इस दिशा में हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं। और हमारे जितने भी जिला मुख्यालय हैं, CHC हैं, उनमें 100% जन औषधि हम खोल चुके हैं, और हम PSC लेवल पर भी कई जगहों पर खोले हैं और अधिकांश जगहों पर हम जल्द ही खोलने जा रहे हैं। जी, अगर मैं आपके कार्यकाल की बात करूं, सबका अपना एक वर्क कल्चर होता है, एक अपनी कार्य पद्धति होती है, कार्य संस्कृति होती है, एक सोच भी होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनमानस से जुड़े हुए आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, छत्तीसगढ़ को बेहतर समझते हैं, छत्तीसगढ़ के दर्द को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, मोर माटी मोर मानो, सबको बेहतर समझते हैं। तो अब आपको एक उत्तरदायित्व मिला है, और बेहतर बड़ा उत्तरदायित्व है स्वास्थ्य जैसा। तो अपने कार्यकाल में क्या एक विजन के, ये तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करके जाना है, ऐसा एक आपका अपना सोच? देखिए, वैसे तो जिम्मेदारी हर क्षेत्र की ही, एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते और एक कैबिनेट के सदस्य होने के नाते सभी विभागों की हमको करना है। परंतु हेल्थ की दिशा में मैं अपनी एक कंक्लूडिंग बात आपको बताता हूँ जी, कि देखिए, मैं शुरू में ही जिन चीज़ों को बोला कि बीमारी को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, बीमार हो गए तो इलाज करना,
बीमार नहीं भी हुए तो वेलनेस की ओर जाना। तीन चीज़ों को कंक्लूड करते हुए मैं बता दूं कि ये पहला अवसर होगा कि किसी भी सरकार में महज 1.5 साल के कार्यकाल में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हों। किसी भी सरकार में 3 जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया हो। यहाँ अभी तक नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, डॉक्टर ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनके साथ साथ नर्स भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात। मात्र 8 नर्सिंग कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ में आज़ादी से लेकर अभी तक था। हमने 12 नए स्वीकृत किया है, अब 20 नर्सिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में होंगे। आयु बढ़ने के साथ दवाई भी काम नहीं करता ऐसा बताते हैं, तो आखिरी में जब औसत आयु हमारे प्रदेश का भी और देश का भी बढ़ रहा है, आप भी जानते हैं इस बात को, तो उसको लेकर एक फिजियोथेरेपी कॉलेज था जी, हम 6 नए और स्वीकृत किए हैं, 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज होगा जी। मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहे हैं हर जगह, ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ हमारा किसानों का ये क्षेत्र है तो यहाँ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता होगा। केवल एक सेंद्री में था 100 बेड का मेंटल हॉस्पिटल, उसको हम 200 किए और एक सरगुजा और एक बस्तर में स्वीकृत कर दिए हैं जी। आने वाले 2-5 महीने में 2 नए मेंटल हॉस्पिटल और चालू हो जाएंगे जी। इसी प्रकार से जो योग और नेचुरोपैथी को देखते हुए मैंने बताया कि 100 बेड का जो योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर रायपुर में हम किए हैं, तो वहीं 4 अलग अलग जिलों में 4 योग और नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल भी खोले हैं जी। इसके साथ ही साथ जो मेकाहारा है जी, जहां 700 बेड की क्षमता है, मैं मंत्री के रूप में पहला दौरा मंत्रालय से मेकाहारा गया था, वहां 600 लोग भी नहीं थे भर्ती। इन 20 महीने में अभी हालत यह है कि 1200-1300 आईपीडी हो जाता है जी। अब 1200-1300 लोगों को लेटाएं कहाँ, तो मीडिया में अक्सर हमारे मित्रों के द्वारा उनको तो दिखाना है, जो भी हमारी कमी है उसको भी, अच्छाई को भी दिखाते हैं जी। तो कि जमीन में लोग लेटे हैं, जमीन में गद्दे, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि लोग ओपीडी तक पहुंच रहे हैं जी। व्यवस्थाएं तो लगातार मांग और आपूर्ति के बीच हमेशा से एक अंतर रहता है और वो रहेगा। मैं आपसे स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ ने अमानक दवाओं के बैन पर खासी सख्ती दिखाई है और तमाम दवाओं को आपने बैन भी किया है, लेकिन ये अमानक दवाओं पर ये सख्ती लगातार बरकरार रहे और किसी भी स्थिति में अमानक दवाएं लोगों तक न पहुंचें, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। उसको लेके क्या कार्य योजना है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पहला चीज़ तो अमानक दवाई को रोकना ही है न्यू हाउ, लेकिन लोगों का सरकारी दवाइयों पर भरोसा भी रहे, इसको देखते हुए हम एक कार्य योजना अभी बनाए हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम जो बड़े कंपनी हैं जैसे रेनबॉक्सी है, सिप्ला है जी, डॉक्टर रेड्डी हैं, ऐसे बड़े ब्रांड को इनके जो निर्माता हैं उनको बुलाएंगे और अच्छी गुणवत्ता की दवाई भी खरीदेंगे। साथ ही साथ जो अमानक दवाइयों की बात मीडिया के भी माध्यम से आ रही है और हम लोग के माध्यम से भी आ रही है, तो मैंने बता दूं कि कल भी हमने एक पैरासीटामोल के लाट को वापस करने हेतु मैन्युफैक्चरर को लिखा है और हम इस हफ्ते में 3 लाट को वापस किए हैं और लगातार सारे दवाइयों की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार जो अमानक दवाई हैं उसको हम छुपाएंगे भी नहीं किसी से। जितने भी अमानक मिलेंगे, जितने भी उपकरण गुणवत्ताहीन मिलेंगे, सारे को हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं पर मैंने पर्याप्त चर्चा कर ली और चूंकि हर चीज को अगर आप निष्पक्षता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बेहतर प्रयास, निरंतर प्रयास ही किसी भी समस्या का समाधान है। कोई किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। मैं भी 100 सवाल आप पर उठा सकता हूं और आप भी उनके 100 जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें सवाल भी बहुत वास्तविक करने होंगे ताकि जवाब उनके वास्तविक आए, अन्यथा वो प्रश्न उठाना, वो प्रश्न को खारिज करने की चर्चा का माध्यम भर रह जाएगा साक्षात्कार। तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने जो संजीदगी दिखाई है और जो कार्य योजना है, निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ को स्वस्थ और समृद्ध करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब मैं देश और प्रदेश की राजनीति की बात करूंगा।
मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि वर्तमान समय में कांग्रेस कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो वोट चोरी करके बनाई गई हैं। दूसरा, विदेश नीति के मामले में आप जो चिल्लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के कहती है कि हम लोग राष्ट्र विश्व गुरु बनने वाले हैं और भारत का डंका बज रहा है विश्व में, विदेश नीति का फेलुअर है। राहुल जी तो पूरा एक प्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि वोट चोर हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए साहब, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। जी जी पहला क्वेश्चन, जो वोट चोरी की बात कांग्रेस कर रही है, जी आप भी लंबे समय से वोट डाल रहे होंगे, जी मैं भी डाल रहा हूं। ठीक है, उसने कहा कि वोट चोरी हुई। पहले तो ईवीएम को दोष दिया, नहीं मामला बना, नहीं उसको सिद्ध कर पाए या लोगों तक प्रूफ नहीं कर पाए, लोगों ने नकार दिया, जी तब वोट चोरी की ओर गए। तो हम और आप भी वोट डालते हैं तो आप देखेंगे कि हर जो राजनीतिक दल हैं जी उनके एजेंट होते हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी पूरे देश में सभी पोलिंग बूथ में एजेंट होते होंगे, जी और एक एक नहीं 3-3 एजेंट होते हैं। जी जी तो कांग्रेस का कहना है कि फर्जी लोगों से वोट डलाया गया, जी बोगस वोटिंग कराया गया। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसी गांव का, उसी शहर का, उस वार्ड का, उस पोलिंग बूथ का ही एजेंट होता है, उसमें नियम में भी है। जी जी तो क्या उनके जो लाखों एजेंट बैठे थे चुनाव में, क्या वो उस वोट चोरी में शामिल थे? क्या कांग्रेस अपने ही आदमियों को वोट चोर कह रहे कहना हैं? चाह रही है जो एजेंट बैठे थे? जी तो बिना धड़ पूछ की बात जो है राहुल गांधी जी करते हैं, उनकी आदत में है। जी दूसरा सवाल आपने कहा कि विदेश नीति का, जी तो मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि अमेरिका के सामने हम केवल टैरिफ कम कराने के लिए उन करोड़ों किसानों की बलिदान कर दें? कि अमेरिका का जो दबाव था कि भारत में कृषि के क्षेत्र में वो भारत उसको अनुमति दे, कॉमन सी बात है, अमेरिका के लोग अगर यहाँ खेती में घुस गए तो उनके सामने क्या भारत के हमारे किसान टिक पाएंगे? ठीक बात। हमारे किसान केवल मजदूर बनकर रह जाते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के सामने झुकने का कोई बात नहीं किया और अपने किसानों के लिए अपने सीना को 56 इंच करके जी उन्होंने टैरिफ की धमकी को नकार दिया। और वैसे भी मैं बता दूं साहब, जी हमारी जो विदेश नीति है वो पहले से इतना सशक्त हुआ है जी कि पिछली सरकारें होती कांग्रेस की तो अमेरिका के इतने दबाव के बाद जो है सरेंडर कर चुकी होती। जी लेकिन प्रधानमंत्री जी ने न तो कच्चा तेल लेना चाहिए रसिया से बंद किया, जी न तो यहाँ किसानी के लिए अमेरिका को अनुमति दी। जी और भारत एक सक्षम देश है। अब इस गलतफहमी में कांग्रेस न रहे। जी अब ये 2047 का विकसित भारत, विश्व गुरु बनने वाला ये भारत है और उस दिशा में चल पड़ा है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और आरोप लगाया जाता है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, जो नए कार्यकर्ताओं को, नए जनप्रतिनिधियों को मौका दिया है। तो वो आप लोग कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी है जहां एक नवोदित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है, जहां एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। आपका विजन इस पर यह है। कांग्रेस कहती है कि ये कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी वही धारणा उन्होंने विकसित की है, क्या कहेंगे? देखिए, इंसान का सोच और नियत नहीं बदलता। इनकी सोच ही शुरू से है परिवारवाद, वंशवाद, और जितने भी इनके साथ आज इनके घटक दल हैं, उन घटक दलों में कोई अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई अपने बेटी को आगे करने में लगा है। वैसा ही इनका सोच है। क्या डेमोक्रेसी में यदि नए लोगों को मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जी किसी व्यक्ति विशेष के परिवारवाद को, किसी परिवार को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, जी तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी। और जितने भी लोग हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री जी हैं, जी। आप देख सकते हैं 20 महीनों में कितनी अच्छी हमारी सरकार भी चली है, कितने जनहित के मामले हुए हैं, कितना हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया है। जी। हकीकत यह है कि कांग्रेस जो है डर रही है जी
कि इतना अच्छे से काम सुशासन की सरकार चल रही है, जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे का कभी वोट चोरी का मुद्दा ले आते हैं, जी तो कभी संविधान का मुद्दा ले आते हैं, जी तो कभी और कोई मुद्दा ले आए। इनके पास न तो कोई विजन है, न कोई नेतृत्व है। तो आपसे सर तमाम सारे पहलुओं पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, और मैं ये चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के लोग ये कहें कि रात श्याम सपने में आ गए और स्वास्थ्य सुविधाएं दे गए, सारा रा 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 रा, ये चलता रहे। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए बेहद आवश्यक है। तमाम सारे पहलुओं पर आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपका और आपके पूरे चैनल परिवार का, सभी का हृदय से धन्यवाद।